हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विखंडन प्रक्रिया में नाभिक X दो नाभिकों Y तथा Z में विभक्त हो जाता है। इनकी बंद भुजाएं क्रमशः BX, BY तथा BZ हो तब पहला ऑप्शन है BY प्लस BZ बराबर है BX के, दूसरा ऑप्शन है BY प्लस BZ ज्यादा है BX से, तीसरा ऑप्शन है BY प्लस BZ कम है BX से, चौथा ऑप्शन है BY गुणे BZ बराबर है BX के। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि बंद ऊर्जा क्या होती है किसी भी नाभिक के लिए। मान लीजिए हमारे पास में एक नाभिक है जिसको हम नाम दे देते हैं ए। इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या को हम m ले लेते हैं तथा इसमें प्रोटॉन की संख्या हम p ले लेते हैं, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक p है। तो यहाँ पे अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या लिखें तो न्यूट्रॉनों की संख्या लिखी जा सकती है m माइनस पी के बराबर, अर्थात द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या निकाल दे तो न्यूट्रॉन की संख्या बचेगी, तथा यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या जो है वो है परमाणु क्रमांक के बराबर अर्थात p के बराबर। तो यहाँ पे होगा ये कि जो ये नाभिक है इसके बनने के दौरान जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वही होती है उसकी बंद ऊर्जा। अब वो मुक्त ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे बंधन ऊर्जा की संख्यात्मक मान के बारे में, क्योंकि जो बंधन ऊर्जा होती है वो वास्तविक रूप में तो वो ऋणात्मक होती है। कोई भी तंत्र स्थायी तभी होता है जब उसका बंधन ऊर्जा ऋणात्मक हो, किंतु यहाँ पे हम जो भी बंधन ऊर्जा लिखेंगे वो उसकी संख्यात्मक मान के बारे में बात करेंगे। चलिए हम नाभिक ए को बनाएं। तो यहाँ पे हमने ले लिया m माइनस पी न्यूट्रॉन। दरअसल ये न्यूट्रॉन जो है वो अनंत दूरी पे है। अब हम ले लेते हैं प्रोटॉन। अब यहाँ पे जो प्रोटॉनों की संख्या है वो p है। अब ये सभी कण जो है वो अनंत दूरी पे है। तो जब ये अनंत दूरी पे कण आपस में मिल करके काफी करीब लगभग 10 के घाते माइनस 15 मीटर दूरी पे चिपक जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है नाभिक जिसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं तथा बहुत सारे प्रोटॉन भी हैं। इस संरचना की वजह से यहाँ पे ई ऊर्जा उत्पन्न होती है। मान लीजिए ये नाभिक जो है उसका द्रव्यमान Ma है तथा यहाँ पे इस इन पूरे न्यूट्रॉन प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान है वो m है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे Ma है वो दरअसल कम होगा m से, क्योंकि यहाँ पे जो ई ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो दरअसल इस द्रव्यमान के घटाव की वजह से ही उत्पन्न हुई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc स्क्वायर से हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो हो जाएगी प्रारंभिक द्रव्यमान माइनस अंतिम द्रव्यमान जो कि Ma है गुणे c स्क्वायर, और यहाँ पे जितनी द्रव्यमान गायब हो रही है वो दरअसल डेल्टा m है जो कि m माइनस Ma है, और ये ऊर्जा ही आपकी बंधन ऊर्जा है दिए गए नाभिक के लिए। अब यहाँ पे जो m का मान होगा वो दरअसल होगा n बराबर कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को mn बोल देते हैं तथा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बोल देते हैं। ऐसी स्थिति में कुल प्रारंभिक द्रव्यमान लिखी जा सकती है m बराबर कुल न्यूट्रॉन की संख्या जो कि है m माइनस पी गुणे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो कि है mn प्लस कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान जो कि है कुल प्रोटॉनों की संख्या जो कि p लिया है गुणे mp। Ma जो है वो नाभिक का द्रव्यमान है। तो यहाँ से हम दिए गए नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा लिख सकते हैं E बराबर m माइनस पी गुणे mn प्लस p गुणे mp, और इसमें गिरा देंगे Ma, पूरे में गुणा करेंगे c स्क्वायर का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बंधन ऊर्जा का मान E बराबर m गुणे mn प्लस p उभयनिष्ठ हो जाएगा mp माइनस mn माइनस ma, और इसमें गुणा कर देंगे c स्क्वायर को। यहाँ पे जो E होगा वो होगा बंधन ऊर्जा। यहाँ पे जो ये m है वो है परमाणु का द्रव्यमान संख्या, परमाणु का द्रव्यमान संख्या। mn जो है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, mp जो है वो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, p जो है वो है प्रोटॉनों की संख्या, तथा जो ma होता है वो दरअसल नाभिक का द्रव्यमान है। तो इस मुख्य धारा से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि एक नाभिक है x जो कि टूट रहा है y और z नाभिकों में। यहाँ बोला जा रहा है कि नाभिक x की बंधन ऊर्जा Bx है, नाभिक y की जो बंधन ऊर्जा है वो है By है, तथा नाभिक z की बंधन ऊर्जा Bz है। अब मान लेते हैं कि जो x नाभिक है उसका द्रव्यमान संख्या m1 है तथा उसका परमाणु क्रमांक अथवा प्रोटॉन की संख्या p1 है। वहीं y नाभिक का द्रव्यमान संख्या m2 है, प्रोटॉनों की संख्या p2 है, तथा z नाभिक का द्रव्यमान संख्या m3 है और उसका परमाणु क्रमांक p3 है। ऐसी स्थिति में हम Bx का मान लिख सकते हैं जैसा कि हमने पीछे निकाला मुख्य उदाहरण में। वो हो जाएगा m गुणे mn, मतलब कि परमाणु का द्रव्यमान संख्या जो कि m1 है गुणे mn प्लस प्रोटॉनों की संख्या जो कि है p1 और इसमें गुणा है mp माइनस mn, और फिर इसमें से घटाएंगे नाभिक के द्रव्यमान को। मान लीजिए x नाभिक का द्रव्यमान mx है, y नाभिक का my, z नाभिक का mz। तो क्योंकि यह एक नाभिकीय विखंडन तो इसमें से थोड़ी सी ऊर्जा भी उत्पन्न होगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ लिख देंगे mx और इस पूरे पद में गुणा है c स्क्वायर का। इसी तरीके से अगर हम by लिखना चाहें तो वह हो जाएगा m2 गुणे mn प्लस p2 mp माइनस mn माइनस my, और इसमें गुणा कर देंगे c स्क्वायर का। इसी तरीके से हम bz का मान लिखेंगे m3 गुणे mn प्लस p3 mp माइनस mn माइनस mz। अब दरअसल क्योंकि एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है तो सभी नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं के दौरान प्रोटॉनों की संख्या नियत रहती है, अर्थात p1 बराबर होगा p2 प्लस p3 के, समीकरण 1 बोल देते हैं, तथा द्रव्यमान संख्या भी जो होती है वो संरक्षित होती है, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 का मान हो जाएगा m2 प्लस m3 के। ये समीकरण 2 है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें आप, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक द्रव्यमान mx है तथा अंतिम द्रव्यमान जो है वो है my प्लस mz, तथा कुछ ऊर्जा भी निकल रही है, तो दरअसल ये ऊर्जा कहाँ से आ रही होगी,
ये प्रारंभिक द्रव्यमान से ही तो आ रही होगी ऊर्जा। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो My होगा प्लस जो Mz होगा वो दरअसल कम होगा Mx से। इसे हम तीसरा समीकरण बोल देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे By प्लस Bz निकालें, By प्लस Bz, तो वो आ जाएगा M2 प्लस M3 गुणे Mn प्लस P2 प्लस P3 गुणे Mp माइनस Mn, और यहाँ आ जाएगा माइनस में My प्लस Mz, और इस पूरे पद में गुणा होगा सी स्क्वायर का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो M2 प्लस M3 है वो दरअसल M1 के बराबर है समीकरण 2 से, तथा यहाँ पे P2 प्लस P3 जो है वो बराबर है P1 के समीकरण 1 से। तो इसलिए यहाँ पे By प्लस Bz लिखा जा सकता है M2 प्लस M3 बराबर होगा M1 के, तो यहाँ हो जाएगा M1 गुणे Mn प्लस P2 प्लस P3 जो कि है P1 के बराबर, तो P1 गुणे Mp माइनस Mn, और यहाँ पे है माइनस में My प्लस Mz, और इसमें गुणा है सी स्क्वायर का। और यहाँ पे जो Bx का मान है वो हमने निकाला हुआ है पीछे, M1 गुणे Mn प्लस P1 गुणे Mp माइनस Mn माइनस Mx, और इसमें गुणा है सी स्क्वायर का। हम इसको समीकरण ए बोल देते हैं, इसको समीकरण बी बोल देते हैं। तो यहाँ अगर समीकरण ए और बी को ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पद तो दोनों में समान है, किंतु अगर आप देखें यहाँ पे My और Mz और यहाँ पे Mx, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 3 से कि My प्लस Mz कम है Mx से, अर्थात यहाँ पे जो Mx है वो ज़्यादा है My प्लस Mz से। ये सारी चीज़ें संख्यात्मक मानों के बारे में नहीं, हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के पद को कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए डेल्टा मान लेते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा आ गया, यहाँ पे भी डेल्टा आ गया। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो Bx में डेल्टा में से ज़्यादा बड़ा संख्या घट रहा है, वहीं By प्लस Bz में से कम संख्या घट रहा है। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे By प्लस Bz है वो दरअसल ज़्यादा है Bx से। तो ये हो गया नाभिकीय विखंडन के दौरान प्रारंभिक नाभिक और अंतिम नाभिकों के बीच में उनके बंधन ऊर्जाओं के बीच में संबंध। आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अर्थात By प्लस Bz ज़्यादा होना चाहिए Bx से। इस चीज़ को आप महसूस भी कर सकते हैं कि दरअसल नाभिकीय विखंडन होता ही है स्थायित्व के लिए। जब एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में, बड़ा नाभिक यहाँ पे x है और छोटे छोटे नाभिक हैं y और z, उसमें टूटता है तो दरअसल जो नाभिक होते हैं वो स्थायी हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पे x नाभिक अस्थायी है वहीं y नाभिक ज़्यादा स्थायी है तथा z भी ज़्यादा स्थायी है। अब जब भी स्थायित्वता बढ़ती है तो दरअसल बंधन ऊर्जा भी बढ़ती है। बंधन ऊर्जा दर्शाता ही यही है, बंधन ऊर्जा यही दर्शाता है कि आपको उसको तोड़ने में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। अब जो By और Bz है इनकी कुल जो बंधन ऊर्जा होती है वो दरअसल प्रारंभिक नाभिक से ज़्यादा होती है, जिसका मतलब ये है कि जो नाभिक y और z होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं पुराने बड़े नाभिक के मुकाबले। और इस चीज़ को हमने गणितीय रूप में भी निकाल लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।